चलिए, सभी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइएगा। लिंक ग्रुप में डाल दी गई है। चलिए, तो आज हम देखेंगे तमिलनाडु और उत्तराखंड के मैथ्स के क्वेश्चंस जो 2025 में पूछे गए थे। सारे ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, रॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे काउंट। ठीक है, तो जो भी नहीं जुड़ पाए हैं जल्दी से जुड़ जाइएगा, है ना। करते हैं क्लास की शुरुआत। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है जीपी ऑनलाइन क्लासेस में। ऐसा मार्गदर्शन जो आपको सफलता की ओर ले जाए। तो बढ़ते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की ओर। आज की क्लास का पहला सवाल संबंधित है स्पीड एंड डिस्टेंस से। जल्दी से हल कीजिए। बोला गया है एक ट्रेन 60 की रफ्तार से चलती है और 4 घंटे में एक दूरी तय करती है। अगर स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो कितना समय लगेगा दूरी तय करने में। ठीक है, आसान सा सवाल है। सबसे पहले आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, स्पीड इनटू टाइम। तो 60 की चाल से 4 घंटे का समय लग रहा था, यानी दूरी हो गई 240 किलोमीटर। अब आपको बताना है टाइम, जब हमारी स्पीड क्या हो जाए 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाए, यानी 240 किलोमीटर की दूरी अब हम किस रफ्तार से 60 + 20 80 की चाल से चलेंगे तो समय लगेगा 3 घंटे का। ऑप्शन नंबर ए। इसे आप स्पीड और टाइम के रेशियो से भी आसानी से हल कर सकते थे, है ना। स्पीड रेशियो हो जाता 3:4, टाइम रेशियो हो जाता 4:3। तो 3 = 3 के। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, आयु से संबंधित प्रश्न। इसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, है ना। कभी कभी एग्जाम्स में, डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बोला गया है अगर 5 साल पहले राज की उम्र रहीम की उम्र की 1/3 थी, राज की उम्र अब 17 साल है, तो रहीम की उम्र अब कितनी। देखिए, इजीली आप निकाल सकते हैं। राज है और रहीम है। अब देखिए वर्तमान में कितनी है। वर्तमान में राज की उम्र है 17। अब बोला गया था 5 साल पहले, तो अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं -5 ईयर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 साल की उम्र घटानी पड़ेगी। तब राज की उम्र रही होगी 12 वर्ष, है ना। तो 5 साल पहले यानी जब राज 12 वर्ष का था, तो राज की उम्र रहीम की उम्र की 1/3 थी, यानी 12 क्या था, रहीम की आयु का 1/3 था। तो अगर मैं 5 साल पहले रहीम की आयु निकालता तो राज की 3 गुनी, यानी रहीम की आयु हो जाती 36। ये 5 वर्ष पहले की है। और अगर वर्तमान की पूछा जाए तो 5 वर्ष क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगी वर्तमान की आयु, किसकी, रहीम की, जो कितनी हो जाएगी 41। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3।
प्रॉफिट एंड लॉस। और ये वाला सवाल ध्यान से पढ़िए और उसके बाद बताइए क्या ये रिपीटेड है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सवाल अभी हालिया की 2-3 क्लास पहले पूछा जा चुका है ना, जहां पर आंसर 16% था। एक बार कंफर्म करें। ठीक है, ये सवाल रिपीटेड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक और सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का, इसे हल कीजिए। बोला जा रहा है एक आदमी ने मार्क्ड प्राइस पर 10% डिस्काउंट पर एक लैपटॉप खरीदा। फिर उसने इसे 54,000 रुपए में बेच दिया और उसे चुकाई गई कीमत पर 20% का प्रॉफिट हुआ। लैपटॉप का मार्क्ड प्राइस क्या था? देखिए स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें निकाल सकते हैं इस प्रश्न में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्क्ड प्राइस आपको बताना है और यहां पर सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया था कि उसने 54,000 रुपए में लैपटॉप को बेच दिया और चुकाई गई कीमत यानी जितना रुपए उसने अदा किया था उससे 20% प्रॉफिट हुआ। तो मैं यहां पर व्यक्ति का सीपी निकाल लेता हूं। व्यक्ति का सीपी कितना हो जाएगा? उसने 54,000 रुपए चुकाई थी यानी इतने रुपए में, सॉरी, इतने रुपए में बेच दिया और इतने रुपए में बेचने पर उसे प्रॉफिट हो रहा है 20% का, जितना उसने चुकाया था। यानी 100% की वैल्यू आप निकाल लीजिए और ये है 120% की वैल्यू। 20 पंचे 20 छक्के, 9 से चला गया 6 बार में, 6 से चला गया 9 बार में, तो 9,000 और गुणा 5 यानी 45,000 क्या हो गया? 45,000 रुपए हो गया व्यक्ति का खुद का कॉस्ट प्राइस। यानी इतने रुपए में व्यक्ति ने स्वयं लैपटॉप खरीदा और ये जो लैपटॉप उसने खरीदा है 45,000 रुपए में, इस पर उसे डिस्काउंट मिला था कितने का? 10% का। तो अगर मुझे मार्क्ड प्राइस बताना हो तो क्या हो जाएगा? चूंकि हमें डिस्काउंट मिला है 10%, यानी कि ये जो 45,000 है ये केवल 90% ऑफ मार्क्ड प्राइस था। तो अगर मार्क्ड प्राइस निकालना हो तो 100% की वैल्यू निकालिए और ये हो जाएगी 90% की वैल्यू। क्यों? क्योंकि 10% डिस्काउंट के बाद इतने रुपए में वस्तु हमने ली। तो ये चला जाएगा 9 5 जा 5,000 गुणा 100 यानी कि, सॉरी है ना, ये हो जाएगा 500। 500 तो ये हो जाएगा 500। तो 5,000 गुणा 100 ये हो जाएगा 50,000। इतनी थी मार्क्ड प्राइस किसकी? लैपटॉप की। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर अगर मैं सारी चीजों को लिखूं, सारी वैल्यूज को, तो क्या हो जाएगा? एक जो सेलिंग प्राइस आएगा उसका रेफरेंस चेंज होगा। ठीक है, सीपी हो जाएगा व्यक्ति का 45,000
इतने रुपए में उसने वस्तु स्वयं खरीदी और इसके रेफरेंस में सेलिंग प्राइस हो जाएगा 54,000। अब चूंकि व्यक्ति खुद भी खरीद रहा था, उसके बाद उसने बेचा, तो ये जो मार्क्ड प्राइस है ये इस सीपी के रेफरेंस में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। साधारण ब्याज। इस सवाल को हल कीजिए। क्या सभी व्यक्ति आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं? देखिए आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है। बोला गया है एक व्यक्ति कुछ सालों के लिए 8% रेट पर 15,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। अगर आखिर में कुल 21,000 मिले तो कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया? तो देखिए साधारण ब्याज निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 21,000 माइनस 15,000। तो साधारण ब्याज है यहाँ पर 6,000 रुपए। और अब सीधा टाइम के फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे प्रिंसिपल गुणा रेट। तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 15 चौके 60 और 0 40 बटे 8, यानी कि 5 साल, 5 वर्षों के लिए राशि को साधारण ब्याज पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6। साधारण ब्याज का एक और सवाल। देखिए इस सवाल की भी आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे फॉर्मूला बेस्ड, है ना, जो आप सारी चीजें दी गई रहती हैं वही आपसे हर बार पूछी जाए। इस टाइप के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बोला गया है 20,000 रुपए की रकम 2 हिस्सों में उधार दी जाती है। एक हिस्सा 6% रेट पर और दूसरा 10% सालाना उधार पर दिया जाता है। दोनों हिस्सों से कुल जो ब्याज है वो 1,600 रुपए है। तो 10% पर कितना उधार दिया गया? देखिए हम यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा देंगे। कैसे? यहाँ से जो साधारण ब्याज है ना 1,600 रुपए, अगर मैं उसका प्रतिशत निकालूं, है ना, हमारा जो कुल साधारण ब्याज है वह 1,600 है और हमारा जो राशि है प्रिंसिपल है कुल वो है 20,000। तो मैं इसका अगर प्रतिशत निकालूं तो कितना आ जाएगा? 1,600 बटे 20,000 गुणा 100। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, यानी कुल मिलाकर हमें मिला है 8% का ब्याज पूरी राशि पे। ठीक है, तो अब मैं यहां पर मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाने वाला हूं। देखिए एक राशि या एक हिस्सा दिया गया था 6% ब्याज पर, दूसरा हिस्सा दिया गया था 10% पर, और कुल मिलाकर हमें 8% का ब्याज प्राप्त हुआ है। तो यहां से आप क्या करिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन से रेशियो निकालिए। तो ये जो रेशियो आएगा यहां से आएगा 8 - 6, यानी कि 2 अनुपात।
और यहां पर आएगा 10-8 यानी कि 2 अनुपात। तो 2 से 2 को आप, है ना, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी जो राशि आवंटित की गई है, राशि का जो विभाजन किया गया है वो 1:1, यानी आधा आधा हिस्सा ही दोनों ब्याज पर दिया गया है। यानी 10,000 रुपए 10% पर और 10,000 रुपए ही 6% ब्याज पर लगाया गया है। अगर नहीं समझ में आया तो ये दोनों हिस्से 1+1 कितना हो जाएगा, 2 अनुपात। तो 2 अनुपात बराबर यहां पर लिख देता हूं, 2 यूनिट बराबर है कुल पैसों के, यानी 20,000 के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 10,000 रुपए। तो यहां पर जो अनुपात आया था वो 1:1 ही आया था, यानी 10,000 रुपए दोनों ही ब्याज, दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसे हल कीजिए। बोला गया है 8 आदमियों का औसत वजन 70 है। अगर एक आदमी चला जाता है और 80 किलोग्राम वाला दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। जो आदमी चला गया है उसका वजन कितना था? देखिए यहां पर दोनों व्यक्तियों का, या तो आपको जाने वाले व्यक्ति का वजन दे दिया जाए और पूछा जाए आने वाले व्यक्ति का, या फिर आने वाले का दिया जाए और पूछ लिया जाए कि जो व्यक्ति गया है। दोनों ही आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो छोटा सा फॉर्मूला है। देखिए यहां पर बोला जाता है, जैसे यहां हमें बताना है गए व्यक्ति का वजन, तो यहां पर मैं लिखूंगा गए व्यक्ति का वजन। ये हो जाएगा आए व्यक्ति का वजन, आए हुए व्यक्ति का वजन। ठीक है, अब यहां पर देखना है, अगर आया जो व्यक्ति है, व्यक्ति के आने की वजह से अगर औसत बढ़ेगा, इसका मतलब जो व्यक्ति आ रहा है वो ज्यादा वैल्यू लेकर आ रहा है। किससे, किसकी तुलना में? गए व्यक्ति की तुलना में। तो अगर गए व्यक्ति का वजन बताना हो और औसत में वृद्धि हो रही हो तो आपको यहां पर लगाना है माइनस का साइन। ठीक है, माइनस औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि गुणा कुल संख्या, गुणा कुल संख्या। ठीक है, अगर आपसे आए हुए का पूछता तो यहां पर रिप्लेस कर देते गए व्यक्ति का वजन, और औसत में अगर बढ़ोतरी होती तब आपको ऐड करना होता। उस टाइप का सवाल भी हमने देखा है। तो देखिए गए व्यक्ति का वजन हो जाएगा, आया हुआ व्यक्ति है 80 केजी का, माइनस औसत में वृद्धि हुई है 1 की, कितने लोगों पर? 8 लोगों पर, तो माइनस 1 × 8, 80 - 8, जो व्यक्ति गया था वह था 72 केजी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आ चुके हैं उत्तराखंड के प्रश्नों पे। और सवाल है परसेंटेज का। एक बैट्समैन ने 120 रन बनाए जिसमें 3 बाउंड्री और 8 छक्के शामिल थे। उसने अपने
टोटल स्कोर का कितना परसेंट विकेटों के बीच दौड़कर बनाया? ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करिए कि बाउंड्री रन्स स्कोर्ड बाय बाउंड्री, यानी कि चौके छक्कों से उसने कितने रन बनाए। तो 3 चौके हैं यानी 3 × 4 प्लस 8 छक्के हैं तो 8 × 6, ये हो जाएगा 12 + 48, यानी 60 रन उसने केवल चौके छक्कों से बनाए। अगर 60 रन चौके छक्कों से बनाए तो दौड़कर, तो रनिंग करके कितने बनाए होंगे? कुल 120 बनाए, उसमें से माइनस कर दीजिए 60, यानी 60 रन ही उसने विकेटों के बीच दौड़कर बनाए और इनका परसेंट हो जाएगा 50। 60/120 × 100, यह आ जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस। एक बार सभी व्यक्ति इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, है ना? क्या आप इस प्रश्न को हल कर पा रहे हैं या नहीं? एक दुकानदार एक चीज पर ₹A का मार्क लगाता है और उस पर 60% का डिस्काउंट देता है। वह डिस्काउंटेड प्राइस पर 18% GST चार्ज करता है, मतलब चार्ज करने के बाद ₹4720 में उस वस्तु को बेचता है, यानी कि ए को बेचता है। तो ए की वैल्यू क्या है? यानी ए का जो मार्क्ड प्राइस था, जो स्टार्टिंग उसका टैग था, वो कितने रुपयों का था? देखिए, इसे आप क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर लीजिए कि मार्क्ड प्राइस क्या था? 100। ठीक है, 100 यूनिट था मार्क्ड प्राइस। अब इस पर डिस्काउंट कितने का मिला? डिस्काउंट मिला है 60% का। तो 100 का 60% हो गया 60, यानी अब वस्तु हो गई 40 की। ठीक है, ये हो जाता उसका बिक्री मूल्य। पर यहां पर क्या हुआ, इस डिस्काउंटेड प्राइस पर 18% का GST लग गया। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? 18% और इस पर जोड़ दीजिए, तो प्लस का 18%, 18 चौके 72, यानी 7.2 रुपीज और जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 47 ठीक है, 47.2 यूनिट। अब देखिए, उसके बाद वस्तु को 4720 में बेचा जाता है, यानी हमारा यहाँ पर ये जो 47.2 यूनिट आया है, ये प्रश्न में 4720 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4720/47.2, ये हो जाएगा 100 के बराबर। आपको बताना है मार्क्ड प्राइस ए की वैल्यू, यानी ये हो जाएगा 100 की वैल्यू बताना है। कितना हो जाएगा? 100 × 100, कितना आ गया? 10,000। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 47.2% मार्क्ड प्राइस का 4720 था, तो 100% हो गया 10,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3, साधारण ब्याज। देखिए, बोला जा रहा है सुरेश ने 2 साल के लिए SBI में ₹500 इन्वेस्ट किए
उसने आईसीआईसीआई में भी 4 साल के लिए उसी रेट पर 300 रुपए इन्वेस्ट किए। आखिर में उन दोनों बैंकों से सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर 220 रुपए मिले। तो ब्याज की दर क्या थी? ठीक है, ब्याज की दर, रेट दोनों जगह क्या था? सेम। तो साधारण ब्याज के फॉर्मूले में वैल्यूज को रख दीजिए। एसबीआई से कितना ब्याज मिलेगा? PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल 500, रेट आर, समय 2 साल बटा 100, प्लस आईसीआईसीआई से कितना ब्याज मिलेगा? तो प्रिंसिपल था 300, रेट आर, समय यहां पर था 4 वर्ष और बटा 100, और ये दोनों मिलाकर कुल ब्याज के बराबर होगा। तो टोटल ब्याज था 220 रुपए। तो 0 से 0, 0 से 00, कितना आ गया? 10R प्लस 12R बराबर 220। तो 22R बराबर 220। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, और ये वाला सवाल अभी 3 या 4 क्लास पहले रिपीट भी हुआ है ना? जिसका आंसर 6 और 12, 12 6 18, 10 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए इस सवाल पे। इसे सिंप्लीफाई कीजिए। और क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 2 प्लेस, डेसिमल के 2 प्लेस तक हल करना है। ठीक है, बॉड मास यहां पर लगाना है, लगाते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 3/7 इंटू, यहां पर आ जाएगा कितना? 8 तिया 24, 24 प्लस 6 30। देखिए, ये हो जाएगा 4 प्लस, सॉरी 6, यहां पर 6 था ना, 6 प्लस 24 माइनस का 2, और प्लस हो जाएगा 1/5। इस डिवीजन के साइन को मैं चेंज कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन में, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 25/7, और माइनस हो जाएगा 3/7 प्लस 8/14, और ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब देखिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 28। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, 1 अच्छा 1 प्लस, ये हो जाएगा 3/7 गुणा 28, माइनस, यहां पर आ जाएगा 5 से चला गया 5 बार में, 5/7 माइनस हो जाएगा। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखिए, अगर मैं इसे 2 से काटूं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 सत्ते 14, यानी 3/4, 3/7 प्लस 4/7। ठीक है, 3/7 प्लस 4/7। 7 से चला गया 4 बार में, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 3 चौके 12, और माइनस 5/7 माइनस, और यहां पर देखिए
दोनों जगह एलसीएम में क्या है 7, तो पूरे का एलसीएम आ गया 7, यहां पर आ गया 3 और यहां पर आ गया 4। तो ये हो जाएगा 1 + 12 माइनस 5/7 -1। ठीक है, माइनस का 1। सारी चीजें हमने सही पुट की हैं क्या? एक बार क्रॉस चेक करते हैं। 3/7 ठीक है। 8 तियां 24 और 36 -2 28, तो 7 चौके 28, 12 ठीक है। और 5 से 5 चला गया, 5/7 और 3/7 + 4/7 ठीक है। तो आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 + 1 13 माइनस 5/7 में जब 1 जाएगा, है ना, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 2/7 और ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का हो जाएगा 2/7। तो अब होल डिवीजन में आ जाएगा 7, 13 सतह 91 और प्लस का 2, सॉरी माइनस का 2। यहां पर आया था माइनस 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 प्लस, है ना। जो भी है ऑप्शन में यहां पर कोई भी नहीं है, नन यहां पर हो जाएगा करेक्ट। वैल्यूज हमने सही रखी हैं। अच्छा, यहां पर प्लस था ना, ये वाला साइन आपका था प्लस में, जो मैंने यहां पर माइनस कर दिया है, यहां पर प्लस था। तो ये लास्ट में आपका माइनस का 2/7 था, तो ये माइनस ही होगा। ठीक है, माइनस। और फाइनल आंसर जो आना चाहिए 89/7, जितना ये डाटा है उस अनुसार। बाकी प्रश्न में ये जो ऑप्शंस हैं, डोंट नो व्हाई, हो सकता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में डिलीट हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 6, टाइम एंड वर्क। देखिए, ये वाला सवाल पीएएसए और एमटीएस दोनों ही आपके पेपर्स में पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है। ए, बी और सी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है, तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, तो ए नहीं, यहां पर हो जाएगा, हिंदी में थोड़ा सा गलत है। इन हाउ मेनी डेज कैन, इस तरीके से काम होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ये होगा आपका वास्तविक सवाल। ये थोड़ा सा त्रुटि से है इसमें। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालिए ए, बी और सी की, 20, 30 और 60। तो ले लेते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा 60। तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास 60 यूनिट। ए की क्षमता 60/3, 60/20 3, बी की 60/30 2, सी की आ गई 1। अब देखिए, काम करने का जो तरीका है उसे देखिए। ए को हर तीसरे दिन बी और सी सहायता करने आते हैं, इसका मतलब फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे। ये जो है इस तरीके से 3-3 दिन की साइकिल रिपीट होगी। पहले दिन केवल ए काम करेगा, दूसरे दिन भी अकेला ए, और तीसरे दिन ए तो काम कर ही रहा होगा, साथ में बी और सी भी सहायता करने आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं टोटल काउंट करूं यहां पर, कितने दिन? 3 दिन।
तो 3 दिन में कितना काम होगा? देखिए थोड़ा सा एक लाइन नीचे, ए अकेले काम करता तो करता 3 काम, सेकेंड डे भी 3 काम, और तीसरे दिन ए 3, बी 2 और सी 1, यानी 3 दिन में कुल कितना काम हो जाता? 3+3+6, यानी कुल मिलाकर 3 दिन में 12 यूनिट काम खत्म हो जाता। तो अगर मैं लिखूं कि 3 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है, मुझे कराने हैं 60 काम, तो 12 पंचे 60, यानी इस तरीके की कितनी साइकिल? 5 साइकिल रिपीट हो जाएंगी। तो 3 गुणा 5, ये आ गया 15 दिन। तो 15 दिन में 60 यूनिट काम इस तरीके से पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। स्पीड एंड डिस्टेंस। और यहां पर आपको बतानी है स्पीड। चलिए देखते हैं। बोला गया है एक कार अपनी वास्तविक गति के 5/7 से यात्रा करते हुए 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए डिस्टेंस तो आपको क्लियरली दी गई है किलोमीटर में। अभी जो टाइम दिया गया है ना, आपको यहां पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम कितना है? बल्कि इसे मैं यहां लिखता हूं नीचे। टाइम था 1 घंटे पूरे पूरे प्लस 40 मिनट प्लस 48 सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसे मुझे कन्वर्ट करना है आर में, यानी मैं पूरा टाइम ये जो है इसे अगर घंटे में लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा? ये जो 48 सेकंड है ये मिनट में कितना है? 48/60। ठीक है, और ये जो 40 मिनट है ये कितना है? ये बल्कि हो जाएगा, अभी मैं इसे निकाल लेता हूं सबसे पहले, कि ये जो सेकंड में टाइम है ये आपका कितना मिनट कहलाएगा? तो ये कहलाएगा 12×4=48 और 12×5=60, यानी ये कहला गया 0.8 सेकेंड। 48 सेकेंड यानी कि 0.8 सेकेंड। अब इसे जोड़ दीजिए इस 40 मिनट में, यानी ये था 40.8 मिनट, 40.8 मिनट, क्योंकि इसे मैं 0.8 मिनट भी लिख सकता हूं। 48 सेकेंड यानी 0.8 मिनट। तो इस मिनट में मैंने क्या किया? इसे जोड़ दिया, ऐड कर दिया। तो अब ये समय हो गया 1 घंटे और 40.8 मिनट। अब इस 40.8 को अगर मैं घंटे में लिखूं तो ये हो जाएगा 40/8, 40.8/60। और अब इसका कर दीजिए कैलकुलेशन, तो हो जाएगा 408/600। डेसिमल को रिमूव किया तो 4 से अगर काटूं 102, 4 से काटा 150 बार में, 3 से काटते हैं 50 और 3 तिया 9 बचा 1 है ना, और 12, 3 चौके 12, तो 34/50 यानी कि ये हो जाएगा 0.68। ठीक है, 0.68। अब देखिए 0.68 आवर्स, यानी आपका ये जो 40.8 मिनट था ये बराबर हो जाएगा किसके? 40.8 मिनट बराबर होगा 0.68 आवर्स के। यानी ये जो टाइम था ना ये था आपका 1.68 घंटे। और अब आप निकाल दीजिए स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस थी 42,
स्पीड थी 1.68। तो कितना हो जाएगा 42 गुणा 100 बटे 168। 21 अट्ठे 168, 21 दूनी 42, और 2 से चला गया 4 बार में, 4 से चला गया 25 बार में, यानी स्पीड आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। और ये जो स्पीड आई है ना, ये क्या है, ये वास्तविक गति की 5/7 भाग है। यानी ये जो स्पीड आई है ये 5/7 है ओरिजिनल स्पीड का। तो अगर आपको ओरिजिनल स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 25 गुणा 7/5, 5 से 5 चला गया, 7 5 जा 35। वास्तविक जो चाल थी वो थी 35 किलोमीटर पर आवर। देखिए इस प्रश्न में जो आपको मेहनत करनी थी वो केवल टाइम में करनी थी, है ना। टाइम को हमने कन्वर्ट किया घंटे में। सबसे पहले सेकंड को मिनट में, फिर जो मिनट हमारा निकल के आया उसे पूरे को जोड़ दिया, तो हमारे पास निकल के आया कि ये टोटल था 40.8 मिनट। और उसके बाद जो 40.8 मिनट था उसे हमने कन्वर्ट कर दिया घंटे में। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिटरी मेथड। 1/4 दर्जन यानी कि 3 ऑरेंज की कीमत 60 रुपए, तो 3.5 दर्जन यानी 36 और 6 42 ऑरेंज की कीमत कितनी। तो एक ऑरेंज की कीमत हो गई 20, तो 42 की हो जाएगी 42 गुणा 20 यानी कि 840। 840 हो गया करेक्ट। आपके प्रैक्टिस के लिए देना था पर मैंने ही हल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हल कीजिए। बोला गया है पी और क्यू की औसत मासिक आय 50-50, क्यू आर की 62-50, पी आर की 5200। तो पी की मासिक आय कितनी, है ना। कुछ टाइम एंड वर्क जैसा सवाल आपको दिया गया है और ये दिया गया है इन टर्म्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो जैसा आप टाइम एंड वर्क में करते थे वैसे ही आप इसे हल कर दीजिए। सबसे पहले क्या करिए, P प्लस क्यू, इसका औसत था 50-50, Q प्लस आर इसका था 62-50, और P प्लस आर इसका था 5200। ठीक है, अब आप क्या करिए, चाहें तो यहां पर एक्चुअल वैल्यू निकालें या फिर ना भी निकालें तो भी आपका काम हो सकता है। आप 2 टाइम्स सभी को अगर आप जोड़ दें तो 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस आर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6, है ना, 5 5 10 6 16, और 200 और 50 ही हो जाएगा 16,500। और अगर P प्लस Q प्लस आर निकालें, है ना। अच्छा यहां पर मैंने 2 टाइम्स किया है। चलिए एक काम करते हैं, वैल्यू ही निकाल लेते हैं। अगर औसत इतना हो तो एक्चुअल वैल्यू या फिर सम, सम कितना हो जाता, सम हो जाता 50-50 गुणा 2, तो ये हो जाता 10,100। P प्लस क्यू की आय, Q प्लस आर की आय हो जाती 6 दूनी 12, और
500 और P प्लस आर की आय हो जाती 52 दूनी 104 यानी 10,400। तो अब आप सबको जोड़ देते तो ये वैल्यू हो जाती 2 टाइम्स P प्लस क्यू प्लस आर कितने के बराबर? ये हो जाती आपका 10 और 10 20 और 10 30 और 500 4 900 और 100 यानी हो जाता 33,000 के। ठीक है, 33,000 के। तो P प्लस क्यू प्लस आर हो जाता 16,500। और अब आपको क्या करना था, बताना था P की मासिक आय। P की मासिक आय तो अगर P प्लस क्यू प्लस आर में से मैं किसे सब्सट्रैक्ट कर दूं, मुझे बताना है P की वैल्यू, तो Q और प्लस आर को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो आपको मिल जाएगा P। तो P प्लस क्यू प्लस आर था 16,500 माइनस Q प्लस आर था 12,500। तो 12,500 घटा दीजिए तो P बराबर आ जाएगा 4,000 रुपए, 4,000 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। टाइम एंड वर्क। और आई थिंक ये वाला सवाल भी रिपीट हो चुका है एमटीएस के ही किसी सर्कल में। ए एक काम 24, बी 9, सी 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी काम करना शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा? ठीक है, ये वाला सवाल रिपीटेड है। आंसर है 10। आई थिंक करवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिपीटेड है। तो हल कीजिएगा और उसके बाद बताइएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपसे चीज़ें बनी होंगी और चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई जारी रखें। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सभी को शुभ रात्रि।